20 बिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद वोयागर से कैसे संपर्क करता है इंसान। क्या आप बिलीव करेंगे कि कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ से 20 बिलियन किलोमीटर दूर जा सकता है और इतना दूर जाकर भी अर्थ से कम्युनिकेट कर सकता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है वोयागर 1 और 2, जिसे नासा ने साल 1977 में लॉन्च किया था और आज अर्थ से अप्रोक्स 23 बिलियन किलोमीटर दूर जाने के बावजूद स्टिल अपना काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करेंगे वोयागर की जर्नी के बारे में। वोयागर को क्यों लॉन्च किया गया, आखिर क्या जरूरत है ऐसे स्पेसक्राफ्ट की, पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर जाने के बावजूद नासा के साइंटिस्ट वोयागर से कैसे संपर्क करते हैं और किस तरह का डाटा वोयागर से लेते हैं, और साथ ही जानेंगे कि वोयागर का फ्यूचर मिशन क्या है। सब कुछ जानेंगे, बस आप स्पेस ट्रैवल के इस यूनिक वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स और स्पेस अनगिनत मिस्ट्री से भरा हुआ है और इन रहस्यों को खोजने के लिए विश्व भर के साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं। सोलर सिस्टम और उसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस की खोज करने के लिए साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं और उससे कम्युनिकेशन बनाकर स्पेस रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे ही ट्विन स्पेसक्राफ्ट वोयागर 1 और 2 हैं, जो नासा ने कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से साल 1977 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था 2 प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न की और इन दोनों प्लैनेट्स के चंद्रमा जैसे कि टाइटन के बारे में वेल डिटेल्ड स्टडी करना और साथ ही सैटर्न की रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। शुरुआत में नासा ने इस ट्विन स्पेसक्राफ्ट वोयागर्स को 2 प्लैनेट मिशन के लिए केवल 5 साल तक चलने के लिए बनाया था, लेकिन सरप्राइजिंगली आज इसने सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट जाइंट प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून तक की उड़ान पूरी कर ली है। वोयागर्स का 2 प्लैनेट मिशन आज 4 प्लैनेट मिशन बन चुका है और केवल 5 साल के मिशन के लिए बनाया गया वोयागर स्पेसक्राफ्ट 47 सालों तक लगातार अपनी यात्रा पर है। मतलब ये स्पेसक्राफ्ट अपनी काबिलियत से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। इस तरीके से वोयागर 1 और 2 ने हमारे सोलर सिस्टम के सभी आउटर प्लैनेट्स, उनके 48 मून्स, उन प्लैनेट्स के रिंग और मैग्नेटिक फील्ड का भी पता लगाया है। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अगस्त 2012 में वोयागर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी ऐतिहासिक एंट्री दर्ज करवाई, जो पिछले 1 दशक से इसी इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, जबकि वोयागर 2 ने 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। आपको बता दें कि इंटरस्टेलर स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जो स्टार्स के बीच का रीजन होता है, जिसमें ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो लाखों साल पहले खत्म हुए स्टार से निकले होते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी तक अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन को पृथ्वी तक भेज रहे हैं, वो भी डीप स्पेस नेटवर्क DSN की सहायता से। वोयागर्स का मेन प्रोजेक्ट ये पता लगाना है कि हमारे सूर्य का प्रभाव कहाँ जाकर समाप्त होता है और साथ ही दूसरे बड़े स्टार्स का इन्फ्लुएंस कहाँ से शुरू होता है। आपको बता दें कि वोयागर 2 एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून जैसे आउटर सोलर प्लैनेट्स को विजिट किया है। अब मन में एक सवाल उठता है कि क्या वोयागर 1 और 2 ही ऐसे 2 स्पेसक्राफ्ट हैं जो साइंटिस्ट ने स्पेस को डीपली स्टडी करने के लिए लॉन्च किए हैं? तो ऐसा नहीं है। 1972 में पियोनियर 10 की लॉन्चिंग के साथ बीते इन 50 सालों में साइंटिस्ट ने टोटल 5 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, जैसे पियोनियर 10, पियोनियर 11, वोयागर 1, वोयागर 2 और न्यू होराइजन्स। मेनली इन स्पेसक्राफ्ट्स को नियर बाइंग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब तो ये स्पेसक्राफ्ट्स हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का रास्ता खोज रहे हैं और इनमें से कुछ स्पेसक्राफ्ट अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं। पियोनियर 10 और 11। पियोनियर 10 और पियोनियर 11 नासा के 2 स्पेसक्राफ्ट हैं जो आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किए गए थे। जैसे पियोनियर 10 आउटर प्लैनेट जुपिटर पर नासा का पहला मिशन था, जबकि पियोनियर 11 सैटर्न का पता लगाने के लिए पहला मिशन था। बात करें उनकी लॉन्चिंग डेट के बारे में, पियोनियर 10 को 2 मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था, जबकि पियोनियर 11 को 5 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि पियोनियर 10 ने एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके जुपिटर के पास उड़ान भरी थी। इस तरीके से ये जायंट प्लैनेट जुपिटर पर जाने वाला और सौरमंडल को छोड़ने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। पियोनियर 10 ने साल 2003 में अर्थ पर लास्ट सिग्नल भेजा था, जबकि पियोनियर 11 का मिशन 1995 में एंड हो गया था। वहीं पियोनियर 11 की बात करें तो इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न और जुपिटर के पार तक उड़ान भरी है।
इसी के साथ सैटर्न के पास से उड़ान भरने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना। न्यू होरिजोन्स जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, उनके मून्स और कूपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं को स्टडी करने के लिए नासा का एक मिशन था। अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि कूपर बेल्ट डोनट के आकार का एक कोल्ड स्पेस रीजन है जो सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट नेपच्यून के बाहरी ऑर्बिट में पाया जाता है। ये स्पेस रीजन सन से 30 AU से लेकर 50 AU डिस्टेंस तक फैला हुआ है, जिसमें LCY ऑब्जेक्ट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, डस्ट एंड कॉमेट्स पाए जाते हैं। मेनली न्यू होरिजोन्स जो है वो नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जो प्लूटो और इनके मून्स को करीब से एक्सप्लोर करने के लिए पहला स्पेसक्राफ्ट था। न्यू होरिजोन्स को 19 जनवरी 2006 में एटलास्ट V551 लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया था, जो 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से गुजरा और साथ ही 1 जनवरी 2019 को दूसरे कुपिर बेल्ट ऑब्जेक्ट आरोथ का करीब से पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। चलिए ये तो बात हुई अर्थ से सबसे दूरी पर स्थित मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अभी समझते हैं कि नासा के साइंटिस्ट वोयागर्स जैसे डिस्टेंस स्पेसक्राफ्ट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपको बताया है कि नासा के द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट्स सोलर सिस्टम में मौजूद आउटर मोस्ट जायंट प्लैनेट्स और उसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस की खोज कर रहे हैं। लेकिन ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को कैसे बताते हैं कि उन्हें अपनी खोजबीन में क्या मिला है। इसके अलावा साइंटिस्ट को भी कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्पेसक्राफ्ट को भेजना पड़ता है, तो ये प्रोसेस कैसे संभव होता है। तो आपको बता दें कि नासा वोयागर जैसे डिस्टेंस स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन करने के लिए DSN का इस्तेमाल करता है। DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क। DSN नासा की जायंट रेडियो एंटीला की अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है, यानी बड़े रेडियो एंटीलास का एक बड़ा नेटवर्क होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीप स्पेस नेटवर्क पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट सेंसिटिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसकी सहायता से साइंटिस्ट मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट पर कम्युनिकेशन के लिए लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है। इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है स्पेसक्राफ्ट पर ज्यादा जगह ना लें, ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना करें और साथ ही भारी ना हो। अरबों किलोमीटर दूर स्पेस में मौजूद ये वोयागर जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर स्थित DSN को इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, जिससे इन जायंट एंटीना को ये जानकारी मिल जाती है कि एट प्रेजेंट ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ मौजूद हैं और कैसा काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नासा DSN का इस्तेमाल करके स्पेस में मौजूद स्पेसक्राफ्ट को लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजता है। तो डीप स्पेस नेटवर्क के ऑपरेटर सबसे पहले कमांड्स लेते हैं, उन्हें डिजिटल बिट्स में ब्रेक करते हैं, फिर ये बड़े एंटीना स्पेसक्राफ्ट की तरफ सटीक निशाना लगाते हुए रेडियो वेव्स का उपयोग करके उन कमांड्स को स्पेसक्राफ्ट में भेजते हैं। अब स्पेसक्राफ्ट DSN को इंफॉर्मेशन लाइक डाटा एंड इमेजेस कैसे सेंड करते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट पर लगे स्मॉल एंटीना वीक रेडियो वेव्स सिग्नल को पृथ्वी पर भेजते हैं। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से जितना दूरी पर होते हैं उसके वीक सिग्नल्स का पता लगाने के लिए अर्थ पर उतने ही बड़े रेडियो एंटीनास की जरूरत पड़ती है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से जितना दूर होते हैं, वास्तव में DSN को स्पेसक्राफ्ट से जो सिग्नल्स मिलते हैं वो काफी वीक होते हैं। ये सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि एक डिजिटल वॉच को चलाने के लिए जिस पावर की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी 20 अरब गुना कमजोर होते हैं। DSN एंटीना स्पेसक्राफ्ट से वीक सिग्नल्स के रूप में इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। इसके बाद इन सिग्नल्स को पासाडेना कैलिफोर्निया में स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन फैसिलिटी को भेज दिया जाता है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट से लिए वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके डिकोड किया जाता है, फिर डाटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस को प्राप्त किया जा सके। जैसे वोयागर 1 ने 14 फरवरी 1990 को 6 अरब किलोमीटर दूरी पर अर्थ की एक इमेज कैप्चर की थी, जो बहुत ही टिनी ब्लू डॉट के समान दिख रही थी। अगर अर्थ पर DSN लोकेशन साइट की बात करें तो ये कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, मैड्रिड स्पेन और गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया में स्थित है, जो लगभग समान दूरी 120 डिग्री पर स्थित है। सभी 3 लोकेशंस पर कम से कम 4 एंटीना होते हैं जो अरबों किलोमीटर दूर स्थित स्पेसक्राफ्ट से वीक सिग्नल्स का पता लगाने में सक्षम है। इसका मतलब है जैसे ही अर्थ रोटेट करती है हमारी नजर दूर स्थित स्पेसशिप से बिल्कुल नहीं हटती। और आपको बता दें कि प्रत्येक DSN पर एक जायंट एंटीना भी होता है जिसका डायमीटर
डायमीटर 230 फीट होता है और ये इतना सेंसिटिव DSN होता है जो पृथ्वी से अरबों मील की यात्रा करने वाले स्पेसशिप को ट्रैक करने में कैपेबल होता है। लेकिन अभी कॉस्मिक रेडिएशन से आए एक एरर के चलते रिसेंटली नासा का वोयागर 2 से कम्युनिकेशन टूट चुका था, लेकिन एक अपडेट के कारण वोयागर 2 पर स्थित एंटीना फिर से अपनी पहली पोजीशन में आ गया और इस तरीके से नासा का वोयागर 2 से संपर्क हो पाया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से नासा वोयागर्स जैसे मोस्ट डिस्टेंस स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एट प्रेजेंट वोयागर अभी कहां पर है? तो अप्रैल 2024 के अनुसार वोयागर 1 अर्थ से 24 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, जो 61,198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जबकि वोयागर 2 अर्थ से 20 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, जो 55,346 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है। आपको बता दें कि ये दूरी इतनी ज्यादा है कि लाइट को वोयागर 2 से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 19 मिनट का समय लग जाएगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वोयागर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 25 अगस्त 2012 को 1-1 AU की दूरी से हेलोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया। इसी के साथ वोयागर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया था, जबकि इसके ट्विन स्पेसक्राफ्ट वोयागर 2 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के लिए और 6 साल लग गए थे। वोयागर 2 ने 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था और अभी भी लगातार यूनिवर्स की जर्नी पर है। और अब वोयागर्स के फ्यूचर मिशन की बात करें तो नासा के अनुसार वोयागर मिशन की अगली डेस्टिनी AC+79388 है। बताया जा रहा है कि वोयागर 1 लगभग 40,000 सालों में AC+79388 तक पहुंच जाएगा और वोयागर 2 एंड्रोमेडा तारामंडल का एक छोटा स्टार रोज 248 तक अगले 40,000 सालों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा वोयागर 2 आकाश के सबसे ब्राइटेस्ट स्टार साइरस को लगभग 2,96,000 ईयर्स में पार कर जाएगा, बशर्ते ये इतने सालों तक अलाइव भी रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का स्पेस ट्रैवल रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करके ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।